स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सब्जेक्ट साइंस में बुक रीड करेंगे। चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फ्रेंड्स एंड फूइस। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए बी सी ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एनिमल्स अराउंड अस। देखिए हमारे आसपास बहुत सारे नंबर्स में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। बिसाइड दीज, इनके अलावा भी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। लेकिन देखिए जो हमारे आसपास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं बहुत सारे, इनके अलावा भी कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में हैं लेकिन हम इनको देख नहीं सकते विद द अनएडेड आई मीन्स विदाउट माइक्रोस्कोप के यूज़ के। हाउएवर इसके अलावा दे कैन बी इजिली ऑब्जॉर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप्स, लेकिन माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से हम इनको आसानी से ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। तो दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जीव जो कि इनविजिबल हैं हमारे लिए, खुली आंखों से देखना इनको। वट आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, लेकिन माइक्रोस्कोप के कारण इनको हम विजिबली देख सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और देयर स्टडी इज नोन एज द माइक्रोबायोलॉजी, और इनकी स्टडी को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में? वायरसेस आ गए, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, जीस्ट, प्रोटोजोन्स एंड एल्गा, ये सभी के सभी जो हैं इसमें आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तो ईच ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी जो ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, इनमें इंक्लूड क्या करते हैं? सम हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स जिनको हम फूइज कहते हैं, एंड सम यूजफुल ऑर्गेनिजम्स जिनको हम फ्रेंड्स कहते हैं। तो जितने भी छोटे छोटे जीव हैं हमारे आसपास जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते बल्कि माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इनमें कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं और कुछ हमारे एनिमीज हैं। तो देखिए इनकी बात करते हैं। देखिए ये छोटे जीव कौन से? बैक्टीरिया है, ये इनकी फोटो है। पैरामोसियम है, जुगलीना है, ओमीबा है, स्पाइरोगैरा है। देखिए ये जो जीव हैं ये अलग अलग ग्रुप्स के डिवाइड किए गए हैं, इनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं इनके प्रेजेंस के अकॉर्डिंग जैसे ये मिलते हैं। तो ये बात करते हैं डिस्कवरी की। तो डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज पॉसिबल ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो देखिए जो इनकी डिस्कवरी हुई है छोटे छोटे जीवों की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ये तभी पॉसिबल हो सकी है कब? जब हमारे पास इन्वेंशन हो गई थी माइक्रोस्कोप। तो एंटन बॉन ल्यूवेनकोई वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो ये फर्स्ट पर्सन था जिसने ये शो किया था कि बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, ये भी हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स, लेकिन आज की डेट में हम मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स की मदद से एंड अदर न्यू टेक्निक्स की हेल्प से वी हैव केम टू नो ए लॉट मोर अबाउट दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम इनके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं जो कि ये छोटे जीव हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ये सबसे पुराने जीव हैं जो कि अर्थ पे लाइफ इनकी पॉसिबल थी। सर्टेन वैराइटीज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव एग्जिस्टेड फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। कई तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वैराइटीज हैं, टाइप्स हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से हमारी अर्थ पे हैं। दे अफेक्ट अस इन मैनी वेज, ये हमें कई तरीकों से अफेक्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, उनकी सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या डिवाइड करते हैं? 4 कैटेगरीज में, 4 ग्रुप्स में। तो इनके सेल्स के अकॉर्डिंग इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है बैक्टीरिया की, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गा। तो ये इनकी पिक्चर्स हैं। तो देखिए ये बैक्टीरिया हैं, ये हमारे फंगी हैं जो सड़ी हुई चीज़ों पे पैदा होते हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड है, जीस्ट है। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? ये हमारे जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं इनमें पैदा होते हैं ज़्यादातर। पैरामोसिस, अमीबा, यूग्लिना ये हैं। एल्गा क्या है? ये पानी के कांटेक्ट में हरे हरे से होते हैं, ये क्लोरेला एंड स्पाइरोजाइना, ये चीज़ें हैं जो एल्गा से होते हैं। तो ये टाइप्स में आगे 4 तरह के टाइप्स। और इसमें एक वायरस भी है, ये है यूनिक। तो वायरसेस आर यूनिक मीन स्पेशल क्यों हैं? दे कैन एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि इनमें दोनों के दोनों लक्षण हैं, एक लिविंग के भी और नॉन लिविंग के भी। वो कैसे? व्हेन दे आर फ्लोटेड इन एयर, जैसे जब वो एयर में हैं, जहाँ डोर पे हैं, डोर की नॉब पे हैं, तो कैसे हैं वो? दे आर नॉन लिविंग। तो उनको हम कहते हैं नॉन लिविंग है, इनमें जान नहीं है। जैसे कि सॉल्ट में, शुगर में मान लीजिए।
इनफैक्ट दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड, इनको हम क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर भी कर सकते हैं जॉर्स में फॉर ईयर्स, सालों तक। लेकिन हाउएवर व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द सूटेबल प्लांट एनिमल बैक्टीरिया, लेकिन जैसे ही इनको सही कांटेक्ट मिल गया किसी प्लांट का, एनिमल का या बैक्टीरिया का, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक शो कर देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ये जिंदा हो जाएंगे। तो दे इन्फेक्ट द सेल, तो ये क्या करेंगे, जिस प्लांट एनिमल बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएंगे उसके सेल को इन्फेक्ट करेंगे और अपनी कॉपीज बनानी शुरू कर देंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। वायरसेस आर देयर फॉर रिगार्डेड एज द बीइंग बॉर्डरलाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज, इसलिए वायरसेस को कम क्या कहते हैं हम, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच का बॉर्डरलाइन में कहा जाता है। तो ये देखिए शेप्स हैं डिफरेंट वायरसेस की, कोई किसी शेप का कोई किसी शेप का है। अब बात है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, ये छोटे छोटे जीव हैं, रहते कहाँ हैं। तो देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, ये सभी तरह के एनवायरनमेंट में होते हैं। फॉर एग्जांपल इन आइस कोल्ड वाटर, पूरा का पूरा पानी ठंडा है आइस जैसा, उसमें भी हैं ये। इन हॉट स्प्रिंग्स, गर्म स्प्रिंग्स में भी हैं, नदी जो फुहारे होते हैं पानी के उसमें। इन ड्राई एरियाज में, मार्शी मीन्स जो गीले और ड्राई दोनों हैं, साइलिन मीन्स जो अपने नमक से नमकीन एरियाज हैं वहाँ भी। सम ऑफ देम नीड ऑक्सीजन, कुछ को नीड होती है ऑक्सीजन की ग्रोथ के लिए, और वेयर्स अदर्स वाइल्स अदर्स डू नॉट, और कुछ को नहीं जरूरत है ऑक्सीजन की। तो इसलिए ऑक्सीजन की नीड है, नहीं नीड का मतलब क्या हुआ, जे आउटसाइड भी अर्थ हो सकते हैं और इनसाइड भी हो सकते हैं। तो दे फाउंड ऑन द इन द सॉइल, ये सॉइल में हो सकते हैं मिट्टी में, ओशन फ्लोर्स में हो सकते हैं, हाई इन द एटमोसफेयर में हाई हो सकते हैं, डीप इन साइड द रॉक्स हो सकते हैं, अर्थ की क्रस्ट के नीचे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में भी हैं, इन द बॉडीज ऑफ अदर प्लांट्स एनिमल्स में भी हैं ये, अबर माउथ में, अबर थ्रॉट में, अबर नोज में, एलिमेंट्री कनाल में, सब में ये लार्ज नंबर में हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सभी जगह हैं। थस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर, इसलिए ये सब जगह मिलते हैं। तो ये डूजनों में बात करते हैं इनके मिलने के ऊपर ही। एक्सट्रीमोफाइल्स, ये मीन्स क्या है, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को और सर्वाइव कर जाते हैं कहाँ पे, इवन थ्राइव, ऐसी कंडीशन में भी थ्राइव रह सकते हैं जहाँ पे नॉर्मली फटाल हैं, जो आम लाइफ के लिए मरने योग्य हैं, ऐसी कंडीशन जहाँ आम लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ भी होते हैं। तो इनको एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स। सेकंड है हाइपर थर्मोफाइल्स। तो हाइपोथर्मोफाइल्स क्या हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म इनके जो कि थ्राइव में जिंदा रह सकते हैं, टेम्परेचर जो कि 80 से लेके 122 डिग्री तक है, वहाँ पे भी ये फाउंड हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इनको कहते हैं हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स। आगे हैं इनकी कैटेगरी में, इनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हाइपोलिथ्स। तो ये इनसाइड द रॉक्स में मिल सकते हैं, जहाँ की कोल्ड डेजर्ट्स हैं, बहुत ठंडे हैं, वहाँ भी रॉक्स के इनसाइड ये प्रेजेंस है। क्रायोफाइल्स वो हैं ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं बैटरन टेम्परेचर में 15 डिग्री सी या उससे नीचे, और ये कॉमनली मिलते हैं कोल्ड सॉइल्स में, पोलर आइस में, कोल्ड ओशन वाटर्स में मिलते हैं। तो देखिए ये कहीं भी मिल सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी रह सकते हैं। तो बात करते हैं रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर लाइफ। तो देखिए जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल हमारी लाइफ में, एज वेल एज ओवरऑल एनवायरनमेंट में भी। दे हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोसेस, ये डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, और मेंटेन करते हैं हमारा जियोकेमिकल जो साइकिल है, मीन्स कार्बन और नाइट्रोजन का जो साइकिल है उसको भी ये मेंटेन रखते हैं। दे आर यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर द मैनकाइंड इन मैनी वेज, ये हमारे लिए बहुत तरीकों से उपजाऊ भी है, फायदेमंद है। हाउएवर सम ऑफ देम आर हार्मफुल, लेकिन कुछ हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं, क्योंकि ये हमारे स्पॉइल कर देते हैं, फूड को ख़राब कर देते हैं, और हम कॉजेज हमें डिजीज कर देते हैं। तो देखिए इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, ह्यूमन बॉडी में देखिए हैंड्स में कितने ज़्यादा बैक्टीरियाज हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर के एरिया में देखिए 100 से लेके 1000 बैक्टीरियाज हैं हमारे पालम्स में। हमारे फोरहेड पे यहाँ पे देखिए 10,000 से 1 लाख तक हो सकते हैं जी। नोज़ में देखिए, नोज़ की छोटी सी ड्रॉप में, मुक्स में भी कितने ज़्यादा हैं, मिलियंस में है। आर्म पिट में भी देखिए 1 से 10 मिलियन तक हैं हमारे, और इस तरह सलाइवा जो है हमारा वहाँ पे भी ये 100 मिलियन तक हो सकते हैं। सिमिलरली तो देखिए ये फेसिस जो हमारी हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसमें भी 10 मिलियन से ज़्यादा है पर ग्राम के हिसाब से।
अगर वो 1 ग्राम लें उसमें से वेस्ट मटेरियल में से, तो 1 ग्राम के पीछे ये 10 मिलियंस हैं। तो देखिए इसमें बात करते हैं माइक्रोबायोलॉज वायरल पॉपुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। जो माइक्रोबियल है ये की पॉपुलेशन है ह्यूमन बॉडी में अंडर नॉर्मल कंडीशंस अवर बॉडीज हाउस ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नॉर्मल कंडीशंस में हमारी बॉडी पे इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दे आर हाउएवर केप्ट इन बैलेंस, ये बैलेंस में रहते हैं एंड यूजली हार्मलेस है। ये घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर पे बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये हमारे लिए बेनिफिट की बात यह है कि हमारे लिए हार्मलेस नहीं है, हमें हार्म नहीं करते, हार्मलेस है सॉरी, ये हमें नुकसान नहीं करते। तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसेंशियल सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के लिए। ये क्या करते हैं, दूसरे जो हार्मफुल बैक्टीरिया अपने ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट होने से, एंट्री करने से रोकते हैं। तो इसमें बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फ्रेंड्स के तौर पे, ये हमारे फ्रेंड्स हैं। तो देखिए इनका फ्रेंड कैसे हैं, यूजेज इन फूड। तो कर्ड एंड चीज फॉर्मेशन में लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है जो हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो एट फेवरेबल टेम्परेचर से, एक सही टेम्परेचर पे ये मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता है संख्या में मिल्क में, और कन्वर्ट करते देता है उसको कर्ड में। तो सम बैक्टीरिया एंड फंगी आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस केस ऑफ मेकिंग चीज़ बनाने में कुछ बैक्टीरिया और फंगी भी रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए ये हमारे फ्रेंड हैं, क्योंकि ये चीज़ और कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। सेकंड क्या है इनकी फ्रेंडशिप का, कि फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी। तो जितना ही बेकरी का सामान है, डोसाज है, इडलीज है, बिस्किट्स है, इसमें भी ये काफ़ी अच्छा प्ले करते हैं रोल। कैसे, फंगी लाइक जीस्ट रिप्रोड्यूस हो जाती है, बहुत जल्दी रैपिडली रिप्रोड्यूस होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। इस गैस से क्या होता है, जो हमारा डो होता है, जिसका जो आटा कहते हैं, बैटर कहते हैं, जो जिससे हम बनता है इडली डोसा, उसके अंदर CO2 प्रोड्यूस कर देती है, जिससे वो फ्लफी हो जाता है। वो उसमें एयर ट्रैप CO2 ट्रैप हो जाती है, और वो उसमें उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इंक्रीज इसका क्या होता है, वॉल्यूम, और इसको फ्लफी बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। इसी कारण इडली डोसा जो है हमारे टेस्टी बनते हैं। थर्ड बेनिफिट क्या है हमारा इनके लिए, इनका अल्कोहलिक बिवरेजेस, जो पीने वाली चीज़ें हैं, जैसे अल्कोहल है, शुगर, अपना एसिटिक एसिड है, ये फॉर्मेशन करने में भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं यूज़ किए जाते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड जिसको हम कहते हैं सिरका, इनके बनाने में भी यूज़ होते हैं। तो फंगी लाइक जीस्ट क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं नेचुरल शुगर को। कोई जूस है किसी चीज़ का, उसके जूस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि प्रेजेंट है सेरेल्स में, दानों में, फ्रूट्स में, या अल्कोहल में, उसको अल्कोहल में इनटू अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें। मीन्स किसी चीज़ का कोई जूस है, कोई फ्रूट है उसका जूस है, कोई सेरेल्स है, उनको क्या करेंगे, ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। तो अल्कोहल क्या है, अल्कोहलिक बिहेवियर्स के लिए यूज़ किया जाएगा। एसिटिक एसिड बन सकता है, तो इसको जिसको कि विनेगर भी कहते हैं, सिरका। तो ये प्रोड्यूस किया जाता है सिमिलर प्रोसेस से जैसे कि अल्कोहल बनती है। तो देखिए इसमें एक अपना है एक्टिविटी है कि अपने ABCD 4 बीकर से हमारे पास, उनमें हमने लेबल कर दिया मार्क पेन से 200 ml सब मिल्क 5 बीकर्स में, और हीट किया मिल्क को फर्स्ट 4 बीकर्स में, टेम्परेचर जो मेंशन किया तब तक, और इसमें ऐड किया है कर्ड को, दही को, और इनको कवर कर दिया है। और कवर करने के बाद इनको सेपरेट कार्डबोर्ड्स में रख दिया है, इंसुलेट कर दिया है, एक दूसरे से अलग कर दिया है। तो रैप कर दिया इनको टॉवल में, थिक टॉवल में, मेंटेन करने के लिए उनके टेम्परेचर। तो देखिए 5th बीकर जो है रेफ्रिजरेटर में रख दिया, आफ्टर अगेन मिक्सिंग द, इसमें एक कर्ड को डाल के। तो देखिए इससे क्या हुआ, 3-4 घंटों के लिए इन बीकर्स को छोड़ दिया। तो देखिए क्या किया हमने, ABCDE 5 बीकर्स लिए, सभी को, A को 40 तक, B को 50 तक, C को 60, D को 100 तक इसमें मिल्क था उसको उबाला, और E वाले को हमने 5 से 8 डिग्री तक रखा फ्रिज में, और इनमें कर्ड डाल दिए। तो क्या देखा हमने कि मिल्क हैज़ बीन कन्वर्टेड टू कर्ड, जैस और नो। तो देखिए सब में बदल जाएगा, लेकिन जिसमें टेम्परेचर कम है उसमें जल्दी होगा, जिसमें इंसुलेट करने से क्या हो गया, 100 का 100 ही रहेगा। तो देखिए जो इन टेम्परेचर्स में है ये जल्दी बनेगी कर्ड, लेकिन इसमें नहीं बनेगी, इसमें नहीं बनेगी, टाइम लगेगा। तो देखिए हमने क्या देखा कि मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है उनकी 30 से 45 के बीच में होती है। तो इसी के लिए जो हम मटेरियल्स हैं उनको प्रिजर्व करते हैं रेफ्रिजरेटर में इस टेम्परेचर के बीच में। तो मिल्क टेस्ट स्वीटेस्ट होता है, उनकी प्रेजेंस होती है उसमें शुगर, लैक्टोलोस होता है, जो कि लैक्टोबैसिलस नाम के एक तत्व से होता है।
जो कि लैक्टिक एसिड होता है इसमें कर्ड में। द लॉन्गर यू लीव द कर्ड एट द रूम टेम्परेचर मोर साउर इट टेस्ट, जो जैसी दही को हम बाहर रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे, ज़्यादा वो खट्टी हो जाती है, क्योंकि उसमें इंक्रीज हो जाती है ग्रोथ किसकी, बैक्टीरियाज की, और जिसके कारण लैक्टिक एसिड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। तो इन बीकर्स में देखिए, ये वाला बीकर जो है, ये वाला है, इनमें जल्दी नहीं जमेगी, इनमें टाइम लगेगा, और इसमें भी टाइम लगेगा। तो मीन्स एक खास टेम्परेचर पे ये काम करते हैं कर्ड मेकिंग का। तो नेक्स्ट चलते हैं इनका बेनिफिट की बात करें, सीवरेज ट्रीटमेंट। देखिए, तो सम बैक्टीरियाज आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, जीवों के ट्रीटमेंट में जो कि गंदे पानी में मिले हुए मिक्स हुए हुए हैं, जैसे कि सीवरेज में। तो सीवरेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या है, कुछ बैक्टीरियाज के बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, जिनको कहते हैं हम एफ्लुएंट। तो प्रोसेस, इस प्रोसेस को ठीक करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, बायो ऑगमेंटेशन। तो नेक्स्ट करते हैं इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ। अब ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं हमारे एलिमेंट्री कनाल में, सम एनिमल्स की जैसे काउज के, ये हेल्प करते हैं उनको डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्प्शन करने में फूड की। तो देखिए, आपने देखा होगा गाय भैंस वगैरह चारा खाती हैं, वो एकदम से अपने फूड को अंदर ले जाती हैं। तो अंदर ले जाती है, उनकी एलिमेंट्री कनाल में बैक्टीरिया होते हैं जो उसको और ज़्यादा डाइजेस्ट कर देती हैं। तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, जो हमारे बॉबल मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, उसको आगे से आगे बॉबल मूवमेंट आगे भेजने में, हिलाने में, शेक करने में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर आल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये हमारे में एंटीबायोटिक, एंटी क्या होता है, उल्टा, जो खिलाफ है किसके, बायो मीन्स बायो के, किसी जीव के खिलाफ उसको कहते हैं एंटीबायोटिक। तो देखिए एंटीबायोटिक क्या है, ये केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं किसकी, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की, बाय अफेक्टिंग देयर लाइफ प्रोसेसेस। तो मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, उसमें हमने एंटीबायोटिक्स दे दी, तो क्या एंटीबायोटिक्स क्या करेंगी, जो बायो थे, जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी प्रोसेस को स्लो कर देंगे, जिससे हम ठीक हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो फंगस से, पेनिसिलियम नोटाटम से प्रोड्यूस होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रा साइक्लाइन है, और एरिथ्रोमाइसिन है। ये सम एंटीबायोटिक्स हैं जो ऑब्टेन की जाती है फंगी एंड बैक्टीरिया से। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की में ही, ये एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस माइकोलॉजिकल इन्फेक्शन एंड डिजीज में काफ़ी हेल्पफुल होती है, जैसे कि टीबी, कोलेरा। हाउएवर एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली इन एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर की राय से ही लेनी चाहिए। दैट ओनली इन द प्रिस्क्राइब्ड डोसेज, उनका डोसेज जो है, जो उनका लेनी है, वो भी एक समझ कर लेनी चाहिए, जितनी कही गई है फॉर द प्रिस्क्रिप्शन ड्यूरेशन, और कितने समय तक लेनी है, ये उतने समय तक लेनी चाहिए। नॉट कंपीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स में मेक दैम इनफेक्टिव व्हेन यूज इन फ्यूचर। अगर समय से ज़्यादा लेंगे तो वो इनफेक्टिव हो जाएगी, काम नहीं करेगी। इफ़ दे आर टेकन व्हेन नॉट रियली रिक्वायर्ड, अगर हमें जब जरूरत नहीं तब लेंगे तो क्या करेंगे, वो हमारे यूजफुल बैक्टीरियाज को भी किल कर देगी। तो देखिए एंटीबायोटिक्स क्या करती थी, हमारे अंदर के डिजीज़ को खत्म करती है। अगर हमें डिजीज़ नहीं है और हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या ज़्यादा डोज में ले रहे हैं, तो क्या होगा, वो हमारे अंदर के जो हमारे फ्रेंड हैं ऑर्गेनिज्म, उनको भी खत्म कर दी, जिससे हमारी बॉडी प्रॉब्लम में आ जाएगी। थर्ड है इसमें, व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में, तो ये क्या है, स्पेशल तरह के रिकॉग्नाइज किए जाते हैं ब्लड सेल्स द्वारा। तो ये ब्लड सेल्स क्या करते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उनको डिजीज को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया, वायरस ने एंटर कर दिया, तो हमारे ब्लड में, ब्लड सेल्स में कुछ खास टाइप के सेल्स होते हैं जो कि उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये भाई वायरस आ गया, ये बैक्टीरिया आ गया, और वो क्या करेंगे, उसके लिए एंटीबायोटिक मीन अपने आप एंटीबायोटिक्स बॉडीज बना देंगी, जो क्या करेंगी, उन बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देंगी और हमें तंदुरुस्त रखेंगे, जिसको कहते हैं हम इम्यूनो सिस्टम। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस बॉडी रिमेंबर द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये बॉडी ध्यान भी रखती है भी किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एंटर हुआ था। अगर वो सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म फिर दोबारा से एंटर होता है बॉडी में, तो इसको ये आसानी से बॉडी हमारी रिकॉग्नाइज कर लेती है और उसको डिस्ट्रॉय करती है मच फास्टर रेट से। तो इसको कहते हैं हम इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यूनिटी है। तो देयरफॉर द नेचुरल एबिलिटी है हमारी ऑर्गेनिज्म की क्या करने की, इनबिल्ट करने की ऐसा मैकेनिज्म जिससे वो डिस्ट्रॉय कर सके इन्फेक्शन फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सेहतमंद आदमी में बनती रहती है।
तो देखिए इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन, आप मान लीजिए कोई आदमी इतना सेहतमंद नहीं रहा, वीक है या कोई रीज़न था, तो उसमें को क्या करेंगे हम, यही इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से डालेंगे। यही जो चीज़ बॉडी ने करनी थी, हम बाहर से दवाई से डालेंगे। तो वैक्सीनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट वे है हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करने की। अगर हमें नहीं बनी हुई, किसी में इम्यूनिटी नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, तो उसके लिए हम उसको इंजेक्शन लगा के उसमें इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे, एक वैक्सीन लेंगे हम जो प्रोड्यूस करेगी इम्यूनिटी किसी डिजीज़ के लिए, तो उसके लिए प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज़। तो वैक्सीन में क्या होता है, इनमें किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, मरे हुए या वीक हुए हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो वो क्या करेंगे, मोस्ट कॉमन मेथड है जिससे कि हम वैक्सीनेशन को डालते हैं। तो इससे क्या होगा, वो वैक्सीनेशन क्या करेंगे, या तो ऑरली देंगे या ब्लड में देंगे। तो उससे क्या होगा, वो जो हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैड वाले हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेगी और उनको मार देगी, किल कर देगी। तो देखिए इसी में एक डू यू नो है, एडवर्ड जेनर वाज ए इंग्लिश डॉक्टर हु पाइंड, किसने क्या वैक्सीनेशन प्रोसेस बनाई। अकॉर्डिंग टू जेनर्स डिस्कवरी 1796, इनोकुलेशन एंड द काउपॉक्स गिव द इम्यूनिटी टू स्मॉल पॉक्स। तो देखिए काउपॉक्स जो थी उसको क्या, उसने क्या दिया इम्यूनिटी, किसको दी, स्मॉल पॉक्स के लिए। और ये एक खास मेडिकल ब्रेक थ्रू थी, एंड ही सेव्ड, उसने कई सारी काउंटलेस लाइफ्स को बचाया जिनकी हम काउंट ही नहीं कर सकते। अब स्मॉल पॉक्स हैज़ नाउ बीन एरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरे संसार से इसको खत्म ही कर दिया गया स्मॉल पॉक्स को। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एग्रीकल्चर। तो सम बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गा आर एबल टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ साल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्लांट्स इसको ले नहीं सकते। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं उस फॉर्म में जिससे कि पौधे उसको आसानी से ले लें। तो दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो ऐसे बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। तो इसका नाम क्या है, राइजोबियम, जो कि लिव करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रूट्स के नोडुल्स में। जो लिग्नोमियस प्लांट्स होते हैं, दानेदार जो जैसे दालों वाले प्लांट्स में होते हैं, इनकी जड़ों में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते रहते हैं और हमारी जो सॉइल है उसको इनरिच कर देते हैं, बढ़ा देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड से। तो सम साइनोबैक्टीरिया डू द सेम, ऐसे ही काम करते हैं राइस फील्ड्स में। इन एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द साइकस प्लांट लगाने से उनके जड़ में ये पैदा होगा बैक्टीरिया और ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा। नेक्स्ट है डू यू नो में प्रोबायोटिक्स। तो देखिए ये क्या है, ये हेल्प कर सकते हैं प्रिवेंट करने में, ट्रीट करने में डिजीज को थ्रू ए नंबर ऑफ मैकेनिज्म, किसी तरीकों से। वन वेज टू इज बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद द डिजीज कॉजिंग माइक्रोबोब्स मेकिंग इट हार्डर फॉर देम टू कॉज डिजीज। इससे क्या है, हम डायरेक्टली उस डिजीज पैदा करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उसी से हार्डली क्या करेंगे, डील करेंगे ताकि वो काज करे हमें डिजीज। एग्जाम्पल क्या है, इंजेक्शन ऑफ द प्रोबायोटिक बैक्टीरिया टू प्रिवेंट और ट्रीट और डायरिया। तो डायरिया के केस में हम क्या करते हैं, प्रोबायोटिक जो है बैक्टीरिया को एंटर करवाते हैं ताकि हमें डायरिया ना हो। दीज ऑर्गेनिजम्स हेल्प रीइंफोर्स द नेचुरल बैक्टीरिया बैरियर दैट एग्जिस्ट ऑन द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के लिए बैरियर पैदा प्रोड्यूस करते हैं किसमें, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। थस दे प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डायरिया। तो ये ऐसे जीवों को से हमें प्रोटेक्ट करते हैं जो कि हमें डायरिया मीन्स हमारा लॉस ऑफ वाटर कर सकते थे इन द फॉर्म ऑफ लूज मोशंस। तो नेक्स्ट है इसमें यूज इन एनर्जी फ्यूल। तो एनर्जी फ्यूल में भी हमारे फ्रेंड हैं, कैसे, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स एंड प्रोड्यूस मीथेन गैस को पैदा करते हैं किसमें, बायोगैस रिएक्टर्स में। तो बहुत जो एथेनॉल है और मीथेन है ये यूजफुल हैं एज ए फ्यूल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्या है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। व्हेन ए प्लांट और एनिमल डाइज इट लीव्स बिहाइंड न्यूट्रिएंट्स। तो पीछे क्या छोड़ देते हैं, इसके जो बॉडीज रह जाती हैं। एंड एनर्जी इन द ऑर्गेनिक मैटर सो दैट फॉर्मड इट्स बॉडी स्ट्रक्चर। तो देखिए जब भी कोई प्लांट एनिमल मर जाता है तो जितनी भी उसमें न्यूट्रिशन थी, जो इसने चीज़ें ली थी एनवायरनमेंट से, वो दोबारा एनवायरनमेंट को वापस कर देता है, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। तो इनको कहते हैं डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर को कार्बन डाइऑक्साइड में और अदर न्यूट्रिएंट्स में जो कि इन्होंने लिए थे अर्थ से कभी।
तो दीज न्यूट्रिएंट्स क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, इसमें बिकम पार्ट ऑफ सॉइल, द्वारा मिट्टी में मिल जाएंगे। दिस प्रोसेस इवेंचुअली रिप्लेसेस द न्यूट्रिशन बैक टू द इकोसिस्टम। इससे क्या है, वो न्यूट्रिशन जो किसी प्लांट एनिमल ने लिए थे वो द्वारा के द्वारा इकोसिस्टम में वापस आ गए। तो देयर वर अलोइंग द प्लांट्स टू ग्रो, तो इस तरह से प्लांट्स ग्रो होते रहते हैं द्वारा से द्वारा उसी को यूज करके। बैक्टीरिया एंड फंगी आर आल्सो सम ऑफ द कॉमन डिकम्पोजर्स, कुछ बैक्टीरिया और फंगिस भी इसमें खास डिकम्पोजर्स हैं जो डिकम्पोज करते रहते हैं। तो इसमें है देखिए, अब दुश्मनों की बात करेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे एनिमी हैं उनको फोइज। तो इसमें सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर हार्मफुल इन डिफरेंट वेज, वो हमें डिजीज प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स में, हमें और एनिमल्स में, तो उनको कहते हैं फोइज। तो सम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, जो डिजीज पैदा करने वाले छोटे छोटे जीव हैं इनको कहते हैं पैथोजेंस। और सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड, और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड को स्पॉइल भी कर देते हैं। और सम कहाँ ग्रो होते हैं, लेदर में, क्लॉथ्स में, एंड हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन देयर क्वालिटी, और इसकी क्वालिटी को भी इफेक्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे दुश्मन हैं बैक्टीरियाज जो इस कैटेगरी में आते हैं। बैक्टीरियाज आल्सो ग्रो ऑन द फूड पार्टिकल्स, जो फूड पार्टिकल्स पे भी ग्रो हो जाते हैं। मे गॉट लॉर्ड्स इन बिटवीन अवर टीथ, हमारे टीथ के बीच में पैदा हो जाते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और करोड मीन्स हमारे वो टूथ का एनिमल को खत्म कर देंगे जिससे हमारे कैविटीज हो जाएंगी। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन वाटर बॉडीज, ये वाटर बॉडी में भी ग्रो हो जाते हैं, डिक्रीज कर देते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल, जिससे क्या है हमारे जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वाटर बॉडीज में उनके लिए हार्मफुल हो जाता है वहाँ पे रहना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काजिंग डिजीज इन ह्यूमंस की बात करें तो ड्यूरिंग अवर लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी में हम कांटेक्ट में आते हैं कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, लीव करते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन अवर बॉडी, कुछ इफेक्ट्स कर देते हैं हमारी बॉडी में जो अनडिजायरेबल हैं, जो हम नहीं चाहते। दे इन्वेड अवर बॉडी एंड मल्टीप्लाई इनसाइड, वो हमारी बॉडी में घुसते हैं और अपनी संख्या को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और क्या रिलीज करते हैं वो, सम हार्मफुल मटीरियल्स कॉल्ड टॉक्सिक्स, जहर पैदा करते हैं। ये टॉक्सिक्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इफेक्ट कर देते हैं और हमें डिजीज से सफरिंग करने लग जाते हैं। तो डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टियस पर्सन टू हेल्थी पर्सन, ऐसा डिजीज, ऐसा रोग जो एक बंदे से जो कि अनहेल्थी है उससे एक हेल्थी पर्सन को हो जाए, उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू द एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट और इंसेक्ट्स। तो एक रोगी आदमी से एक निरोगी आदमी को जो रोग पैदा होता है उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये कैसे होता है, हवा से, पानी के कॉन्टैक्ट से, फूड खाने से आसपास उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट से और इंसेक्ट्स के थ्रू हमें में फैल सकता है। तो इन डिजीज लाइक टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, निमोनिया कहते हैं, व्हेन ए पेशेंट स्नीजेस और कफ्स, अगर कोई पेशेंट खांसता है या स्नीज करता है, छींक मारता है, तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो होते हैं जर्म्स के, किस में आ जाते हैं, एयर में। और ये जर्म्स अगर हम सूंघ लें, इनहेल कर लें, तो ये एक हेल्थी पर्सन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। एंड कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड, गंदा भोजन खाने से डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, जो कई तरह के इंसेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मलेरिया किससे होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो से होता है, डेंगू एडिस नाम के मॉस्क्यूटो से होता है, प्लेग रैट के फ्ली से होता है। ये डिजीज ये हैं जैसे कि कॉमन कोल्ड है, कंजक्टिव्स हैं, ये स्प्रेड हो सकते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंटेक्ट से किसी पेशेंट के। तो इस तरह से ये जो रोग हैं ये अलग अलग मीडियम से, कोई एयर से, कोई वाटर से, कोई फूड से, कोई किसी इंसेक्ट के कांटेक्ट में आने से हमें फैलते हैं। तो नीचे देखिए कुछ डिजीज बताएंगे, ह्यूमन डिजीज जो ट्रांसमिट होते हैं, कैसे होते हैं। तो देखिए फर्स्ट इसमें बैक्टीरिया से होने वाले, बैक्टीरिया वाले कौन से डिजीज हैं, ट्यूबरकुलोसिस, डिफ्थेरिया, कोलेरा, टेटनस, टाइफाइड। और वायरस से होने वाले कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स। फंगस से होने वाले रिंग बॉर्म्स, एथलीट्स फीट, जो कि हम हाइजीनिक, फिजिकल हाइजीनिक ना रखें तो। प्रोटोजोन्स मीन इंसेक्ट से होने वाले मलेरिया, अमोबिक डायसेंट्री और अपना स्लीपिंग सिकनेस, ये रोग हैं जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म से होते हैं। बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, वो किस तरह होते हैं, तो देखिए एयर से कौन से होते हैं, स्नीजिंग या कफिंग से। जो एयर में अगर कोई स्नीज करता है या कफिंग करता है तो ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू हो सकता है। वाटर के थ्रू क्या है, टाइफाइड, अमोबिक डायसेंट्री और कोलेरा हो सकता है। और सॉइल के कांटेक्ट में, अगर हम सॉइल के कांटेक्ट में अनवॉश्ड हैंड्स में कोई काम करें, हमारे कोई जख्म है, तो उसमें क्या है, हमें बैक्टीरिया से कोई अब टेटनस हो सकता है। एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से, जैसे बाइट कर दी किसी डॉग ने तो रेबीज हो जाएगा, किसी मच्छर ने काट लिया तो मलेरिया हो जाएगा। तो ये इस तरह से मोड ऑफ इनके ट्रांसमिशन है भी किस तरीके से ये फैलेंगे और कौन कौन से रोग फैलेंगे, ये वो बताए गए हैं।
तो देखिए ये कफिंग स्नीजिंग दिखा रखा है, जो डॉग की बाइट में रेबीज दिखा रखा है, जो मॉस्किटो से मलेरिया डेंगू होने के चांस बताए गए हैं। तो बात करें प्रिवेंशन ऑफ डिजीज की, बात करें इसको कैसे रोक सकते हैं, तो देखिए जैसे इनके मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन में क्या है, पहला तो वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या है, हम उस रोग के प्रति जो बायोटिक्स हैं वो लेंगे। अगर हमारा बॉडी एंटीबायोटिक्स नहीं बना रहा है, उसकी इम्यूनिटी नहीं है, तो बाहर से वैक्सीनेशन लेंगे। तो टीबी, पोलियो, मम्स के केस में, टेटनस के केस में वैक्सीनेशन सही है। और सेकंड क्या है, जो हो रहा है मलेरिया डेंगू मच्छरों से हो रहा है, तो इसके केस में हमें क्या करना है, मच्छरों को नेट्स यूज़ करने हैं, मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, जो उसको भगाने वाली मशीनें यूज़ करनी है। कंट्रोल करना है मॉस्किटो की पॉपुलेशन को, जिससे ये रोग खत्म हो जाएगा। अगर हम मच्छरों को नहीं खत्म करेंगे, बाकी कुछ भी कर लें, तो ये रोग नहीं खत्म होगा। तो अगर प्रिवेंशन करें क्लोरा को, जो कि गंदे पानी पीने से, वेस्ट से होता है, तो देखिए हमें प्रॉपर डिस्पोजल करना है वेस्ट मटेरियल को, और हमारा डिसइंफेक्टेड वाटर को यूज़ नहीं करना, डिसइंफेक्टेड को यूज़ करना है, इन्फेक्टेड वाटर को नहीं यूज़ करना। नेक्स्ट क्या है, रिंग वर्म्स हैं, एथलीट्स फीट हैं, ये फंगस के रोग हैं जो हाइजीनिक ना रखने से होते हैं। तो इसके लिए हमें अच्छी गुड फिजिकल हाइजीनिक्स रखनी है, जिसके कारण ये रोग नहीं होंगे। आगे देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काजिंग डिजीज इन एनिमल्स की बात करें, तो ये एनिमल्स को भी इफेक्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा रेबीज के बारे में, ये क्या है, एनिमल के बाइट करने से डॉग के होता है। फुट एंड माउथ डिजीज हैं, और मुंह और खुर का रोग जो कि पशुओं में होता है। सच डिजीज में इफेक्ट द डोमेस्टिक एनिमल्स, इससे डोमेस्टिक जो घर में पशु पालते हैं इनको इफेक्ट करते हैं ये। पैट्स एंड ह्यूमंस बीइंग्स में आल्सो गेट इन्फेक्टेड, ये अगर वो कॉन्टैक्ट में आते हैं ऐसे इन्फेक्टियस एनिमल्स के। तो आइए इनकी बात करते हैं इसी की। तो नेम ऑफ द डिजीज की बात करते हैं। एंथ्रेक्स जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, कैटल्स में होता है। फुट एंड माउथ जो रोग है ये कैटल्स में होता है, वायरस के कारण होता है। रेबीज जो है डॉग या मोंकी के काटने से होता है, ये एक तरह का वायरस है। टीबी है जो जो कैटल पोल्ट्री में होती है, ये बैक्टीरिया एक तरह का। रिंग वॉर्म्स जो है, जो डिजीज का नाम है रिंग वॉर्म्स, वॉर्म्स से बन जाएंगे रिंग की फॉर्म में। तो जो कैटल पोल्ट्री के में होते हैं, एनिमल्स में इन्फेक्ट होते हैं, ये फंगस का रोग है एक, साफ सुथरा ना रहने से। नेक्स्ट है एस्परगिलियस, ये फंगस से होता है, पोल्ट्री वाले जो पशु होते हैं उनमें होता है, जैसे कि मुर्गियाँ वगैरह। कैनाइन डिस्टेम्पर क्या है, जैसे कि पपड़ी उठती है ना किसी डिस्टेम्पर की, किसी पेंट की, उस तरह का रोग है, ये डॉग्स में हो जाता है। उनके बाल से जड़ने शुरू होते हैं, ये वायरस का रोग है एक तरह का। तो नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काजिंग डिजीज इन प्लांट्स। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को भी नहीं छोड़ते ये। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स को कि उनके रिंकल्ड लीव्स हैं, उनके पत्ते मुड़े हुए हैं। प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनकी अनॉर्मल ब्रांचेज हैं, पैटर्न हैं, उनके फ्रूट्स ठीक नहीं हैं। तो दीज प्लांट्स में हैव बीन इफेक्टेड बाय द पैथोजेंस, इनमें भी किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो मोस्ट प्लांट डिजीज जो हैं वो कॉज किए जाते हैं किसके द्वारा, फंगी, बैक्टीरिया और वायरस द्वारा। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिड्यूस करते हैं क्रॉप की यील्ड को, उसकी उपज को, मैनी टाइम्स टोटली, कई बार जब पूरी की पूरी डिस्ट्रक्शन मीन पूरी पूरी फसल को भी खत्म कर देते हैं। द इरिस फेमिन जो हुआ था, एक तरह की भूखमरी बनी थी 1740-41 में, ये किसके कारण थी, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द पोटैटो क्रॉप, जो कि खत्म थी, हो गई थी सारी की सारी पोटैटो क्रॉप खत्म हो गई थी इस डिजीज के कारण। तो लेट ब्लाइट क्या है, एक फंगस है जिसके कारण वो खत्म हो गई थी फसल। तो फॉलोइंग टेबल हमें इंफॉर्मेशन देता है किस तरह के डिजीज होते हैं हमारे प्लांट्स में। तो देखिए वायरस से होने वाले डिजीज हैं, टोबाकू मोसाक वायरस, इसमें क्या होता है, हमारे स्पॉट्स बन जाएंगे लीव्स के ऊपर। बैक्टीरिया के कारण होगा सिट्रस कैंकर, इसमें क्या है, जो फ्रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं हमारे, जो बटर वो खराब हो जाएंगे। फंगस क्या है, रस्ट ऑफ वेट, जो कणक के पत्ते होंगे उनके ऊपर रस्ट सी आ जाएगी, जैसे कि जंग लगा हो, उसको कहते हैं ये फंगस का रोग है। ऑरेंज पैचेस पड़ जाएंगे। और फंगस एक रोग और होता है स्मट ऑफ राइस, तो इसमें क्या है, देखिए ग्रीनिश जो ब्लैक जो ग्रीनिश था वो ब्लैक बन जाएगा पार्ट, और इन्फेक्ट हो जाएगा, ग्रीन्स में भी काला काला पन आ जाएगा, उसको कहते हैं फंगस का रोग, स्मट ऑफ राइस हो गया। फंगस एक और रोग होता है रेड रॉट ऑफ द शुगर कैन का जो गन्ने का जो खेत है उसमें होता है ये। इसमें क्या है, जो इन्फेक्टेड स्टेम्स होती हैं वो डल कलर की हो जाएंगी, रेड कलर की हो जाएंगी, उसमें वाइट पैचेज आ जाएंगे, और वो लंबी सी हो जाएंगी, रेड सी हो जाएंगी, उसके जो पत्ते हैं वो लाल से हो जाएंगे। तो ये रोग हैं, इसको देखिए पिक्चर की फॉर्म से दिखाया गया है। तंबाकू मोसाक ये वायरस है। सीट्रस क्रैकर ये जो डॉट्स बने हैं। वेट रस्ट ये थी जो पपड़ी सी बन गई इसके ऊपर। स्मार्टोफ्राइज ये थी काले काले धब्बे से बन गए बहुत ज़्यादा। तो ये रोग हैं, इनकी पिक्चर दिखाई गई हैं। नेक्स्ट देखिए फूड पॉइजनिंग,
ये जो बैक्टीरिया जैसा हम वो फूड पॉइजनिंग भी करते हैं। एज द नेम सुजेस्ट्स, ये डिजीज क्या करते हैं, रिजल्ट करते हैं कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड में, उसको खराब कर देंगे। सिम्टम्स क्या है फूड पॉइजनिंग के, कि वॉमिटिंग हो जाएगी, हमारी उल्टियाँ लग जाएंगी, नौसिया में घबराहट होगी, पेन होगा एब्डोमिनल में, पेट में हमारे, डायरिया में लूज मोशन लगेंगे, डिहाइड्रेशन पानी की कमी हो जाएगी। इट में कॉज वीकनेस, इससे हमें वीकनेस हो जाएगी, फटीग थकावट हो जाएगी, और हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज हो जाएगी। तो दीज सिम्टम जो राइज होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरियाज, या छोटे छोटे माइक्रोब्स के कारण फूड में होते हैं, क्योंकि फूड में कुछ बैक्टीरिया या माइक्रोजम्स थे जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ये हमें सिम्टम्स किए। दे में आल्सो भी ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ द टॉक्सिन कंटेंट इन द फूड। तो देखिए जो बैक्टीरियाज थे जो फूड में इन्होंने कुछ एसिड बनाए, वो एसिड हम इंजेस्ट करके खा गए, जिसके कारण हमें ये रोग हुए। तो सम बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम और स्टेफाइलोकोसिस एंड फंगी लाइक एस्परगिलिस कॉज फूड पॉइजनिंग, ये फूड पॉइजनिंग करते हैं। तो फूड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, इसको सही तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए फूड पॉइजनिंग को। फूड पॉइजनिंग कैन ऑकर व्हेन द फूड इज लेफ्ट अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम फूड को काफ़ी समय तक बिना फ्रिज में रखे रख दे तो भी ये फूड पॉइजनिंग हो सकती है। दिस ऑफ्टन हैपन्स टू एट पिकनिक्स, ज़्यादातर जब लोग पिकनिक में जाते हैं तो उनके पास फ्रिज नहीं होता, तो फूड पॉइजन होने के ज़्यादा चांस होते हैं, बड़ी बड़ी लार्ज पार्टी में होते हैं। तो समटाइम्स मिस हैंडलिंग आल्सो कॉजेज फूड पॉइजनिंग, कई बार हम फूड को प्रॉपर वे से हैंडल नहीं करते। तो पर्सन हु हैंडल और प्रिपेयर फूड शुड वॉश देयर हैंड्स टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ द फूड। तो लोग जो प्रिपेयर करते हैं फूड को, जो डील करते हैं उसको बनाने में, उनको ज़्यादा सफाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि फूड ख़राब ना हो। तो फूड को प्रिजर्व करने के तरीके हैं, देखिए फर्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन, एक प्रोसेस है जिसमें ट्रीट करेंगे, हैंडल करेंगे फूड को ताकि रुक जाए, स्टॉप हो जाए या स्लो डाउन हो जाए, किस क्या उसका स्पॉइलेज, उसका खराब होना, जो कि एक्सीलेट हो रहा था, किसके द्वारा हो रहा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण बढ़ रहा था उसका खराब होना। तो प्रिजर्वेशन क्या है, यूजली प्रिवेंशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना, फंगी की ग्रोथ को रोकना, या छोटे छोटे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकना, रिटार्ड करना, ताकि वो फैट्स के साथ रेनिसिडिटी मीन्स और एसिड ना बनाएं, जिससे कि हमारा फूड है उसमें डिसग्रेसेबल गलत सी बदबू आए, या अलग टेस्ट आए, गंदा टेस्ट आए, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑयल एंड फैट्स, क्योंकि उसमें वो अपनी फैट्स और ऑयल्स मिला देते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सम प्रिजर्वेशन जो मेथड्स हैं उसमें क्या है, फूड को सील किया जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट, ताकि प्रिवेंट किया जाए रिकॉन्टामिनेशन, और जो कि जीवों के द्वारा होता है। और अदर मेथड्स हैं ड्राइंग, उनको सुखाना, अलाउ करना फूड को स्टोर करना विदाउट एनी स्पेशल कंटेमिनेंट ऑफ द लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक उनको स्टोर करना कि किसी कॉन्टैक्ट में ना आए। तो ब्रीफ की बात करें इस मेथड्स में, पहला मेथड ड्राइंग मेथड। तो ड्राइंग मेथड में क्या करेंगे हम, दिस मेथड रिड्यूसेस द वाटर कंटेंट सफिशिएंटली, उसकी वाटर कंटेंट को उसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये जो प्रिवेंट करता है और स्लो डाउन करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो ड्राइंग से क्या है, उसका वेट भी रिड्यूस हो गया, तो फूड क्या है मोर पोर्टेबल, आसानी से ले जाने योग्य हो गया। सम कॉमन फूड स्टफ्स जो हैं जो प्रिजर्व किए जाते हैं ड्राई से, वो क्या है, एप्पल्स, पियर्स, बनानाज, मैंगोज, पपैया, एप्रीकोट, कोकोनट, इनको ड्राई वे से प्रिजर्व किया जाता है, इससे इनका वजन भी कम हो जाता है। तो ड्राइंग इज आल्सो नॉर्मल मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सेरल। तो देखिए हम घर में कणक वगैरह रखते हैं, इसको भी हम ड्राई करके सुखा के ही रखते हैं, जैसे कि मेज़ है, ओट्स है, बार्ले है, राइस है, मिलेट है, इनको भी हम सुखा के किसान इसको बाद में मंडियों में लेके आते हैं, बाद में इनको पैक किया जाता है। सेकंड मेथड है हमारे पास प्रिजर्वेशन थ्रू यूजिंग शुगर एंड साल्ट। तो देखिए शुगर एंड सॉल्ट जो है रिड्यूस करते हैं वाटर कंटेंट, जिस चीज़ में डाले जाते हैं उसका पानी सोख लेते हैं ये, जिससे कि मेक इट अनअवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों ग्रोथ करेंगे, पानी से, और ये सॉल्ट और शुगर क्या है, पानी को सोख लेते हैं, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते। एज ए रिजल्ट फूड को क्या है, प्रिजर्व कर लेते हैं, जैसे कि मीट है, फिश है, इनको कवर किया जाता है सॉल्ट से ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो सके। सम पिकल्स हैं, अचार से, उनमें क्या किया जाता है, स्पेसिफिक क्वांटिटीज ऑफ साल्ट की खास क्वांटिटी डाली जाती है, जिससे कि वो सेफ रहते हैं। और जैम्स और जेलीज की बात करें, ये प्रिजर्व किए जाते हैं शुगर में। शुगर में देखिए जितनी भी जेलीज जैम्स है शुगर में या सॉल्ट में रखी जाती है, जिसके कारण उनका वो पानी सोख लेते हैं, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें ग्रोथ नहीं कर पाते। थर्ड मेथड है प्रिजर्वेशन यूजिंग द एसिटिक एसिड, मीन सिरके में रख के। तो इसमें कितने विनेगर का यूज़ करते हैं हम मैन्युफैक्चर करने के लिए, कई सारे पिकल्स हैं। विनेगर क्या करता है, स्टॉप करता है ग्रोथ की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो देखिए सिट्रिक एसिड या फॉस्फोरिक जो एसिड है उनको यूज़ किया जाता है कार्बोनेटेड बेवरेजेस में, जो पीने वाली बोतलों में, फ्रूट ड्रिंक्स में,
फॉर बोथ फ्लेवरिंग पर्पज़ के लिए भी और प्रिजर्वेशन के लिए भी, उसको सुरक्षित करने के लिए भी। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन यूजिंग द केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। तो केमिकल तरीके से भी इनको कुछ सॉल्ट्स डाल के, कुछ चीज़ें डाल के इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। देखिए इसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में क्या है, सोडियम बेंजोएट, पोटाशियम मेटा बायोसल्फेट जो है, ये केमिकल से इनको यूज़ किया जाता है जैम्स में, जेलीस में, पिकल्स में इनको प्रिजर्व करने के लिए। ये केमिकल्स क्या हैं, उनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं, जिसके कारण फूड हमारा फ्रेश रहता है। नेक्स्ट मेथड है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। तो सम जो फूड आइटम जैसे कि मिल्क है, इसको जो यूजुअली बॉयल किया जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर बॉयलिंग से क्या है तो इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं। और कुछ फूड आइटम्स को हम स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जो इनहिबिशन की जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो स्लो डाउन हो जाती है। नेक्स्ट मेथड इसमें पेस्चराइजेशन। तो देखिए ये जो मेथड है हीटिंग का है फॉर ए शॉर्ट टाइम, इट मे बी कंसीडर्ड एज ए मिल्ड फॉर्म ऑफ हीट ट्रीटमेंट। एक हल्का सा हीट ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें उसको हीट किया जाता है। तो टेम्परेचर यूज फॉर ड्यूरिंग द पेस्चराइजेशन क्या है, उसको 100 डिग्री सी तक मिल्क को हम 100 डिग्री सी से नीचे इसको हीट करेंगे। मिल्क इज पेस्चराइज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे क्या उसके अंदर के जो छोटे छोटे जीव हैं जो हमें विजिबल नहीं है वो मर जाएंगे। और देयर आर मैनी मोर हीट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म जो हैं इन इट नॉट ओनली गेट रिड्यूस्ड। अब देखिए कुछ ऐसे भी होंगे जो हीट रेजिस्टेंस हैं वो बच जाएंगे लेकिन उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। हैंस पेस्चराइजेशन मिल्क नीड्स टू बी स्टोर्ड अंडर रेफ्रिजरेशन टू कीप द बैक्टीरियल ग्रोथ इन चेक। तो देखिए पेस्चराइजेशन से क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया तो 100 डिग्री से नीचे का गर्म करने पे मर गए और कुछ जो रह गए थे उनकी क्वांटिटी कम हो गई। अब उनको हम फ्रिज में रख देंगे जिससे कि उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। In addition to destroying some microorganisms, pasteurization also helps inactivate some enzymes भी उसमें inactivate करता है, तो जिससे कि ये at times can be disadvantage, जिसका एक नुकसान है, मीन हमारा टेस्ट भी बदल जाता है उसमें। नेक्स्ट है इसमें वैक्यूम पैकिंग। अगर हम एयर को और वाटर को ही ख़त्म करने के लिए सॉल्ट ना डाल के उसको वैक्यूम पैकिंग कर दें हवा की एब्सेंस में, तो इसमें क्या है वैक्यूम एनवायरनमेंट में हम पैक करेंगे, एयर टाइट बैग और बॉटल्स में कर देंगे। तो वैक्यूम एनवायरनमेंट क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ताकि वो सर्वाइव कर सके, तो देयर फॉर ये इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। तो वैक्यूम पैकिंग कॉमनली किस लिए यूज़ होती है, नट्स के लिए, क्योंकि ये रिड्यूस कर देती है इनका लॉस ऑफ फ्लेवर जो कि ऑक्सीडेशन से होगा, कि जो कि हवा की प्रेजेंस से होगा। नेक्स्ट है कैनिंग। तो कैनिंग क्या है, देखिए इट इन्वॉल्व्स कुकिंग द फूड एंड सीलिंग इट इन द स्टेरिलाइज कैंस और जार्स। तो देखिए कैनिंग मीन जो फूड को, जो कुकड फूड है, कुकिंग फूड है, उसको हमने कंटेनर्स में जो साफ़ सुथरे हैं उनमें डाल दिया। तो इसको क्या किया, दिस इज फॉलो बाय बॉइलिंग द कंटेनर। पहले कंटेनर को बॉयल कर देंगे जिससे कि उसके अंदर के बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, वो स्टेरिलाइज हो जाएगा। उसके बाद हम फूड को उसमें प्रिजर्व कर देंगे, बॉटल्स में डाल देंगे ताकि स्पॉइलेज का रिस्क कम हो जाए। और वंस द कैन और बॉटल हैज़ बीन ओपनड, और जब खोल दिया तो इसको उसका स्टार्ट हो जाएगा। एट टाइम्स कैम जार्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जब पफट हो जाते हैं, फट जाते हैं, जो जब उनमें जगह बच जाती है तो उससे क्या होता है, स्पॉइलेज के चांस जो फूड के बढ़ जाते हैं। द फूड इन सच पफड इन लार्ज कंटेनर्स शुड नेवर बी कंज्यूम। तो इस तरह के कंटेनर्स या पैकेट्स जो फटे हुए हैं उनमें से फूड को कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो फूड को पॉइजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्रीजिंग। तो व्हेन फूड आर केप्ट एट ए बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर, जब उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे रखते हैं, फ्रीज कर दिया, तो मोस्ट केमिकल चेंजेस टेक प्लेस उसमें हो जाएंगे, जैसे कि रिड्यूस्ड रेट, दैट ओनली माइनर चेंजेस आर नोटिसेबल इवन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टोरेज। तो उससे क्या है, उसमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस होंगे, नोटिसेबल हैं लॉन्ग टाइम में, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जनरली मोर रेजिस्टेंस है जो कि कोल्ड के देन हीट। कुछ माइक्रोनिज्म ऐसे होते हैं जो कोल्ड करने से खत्म होते हैं। तो ऑल्थो सम आर किल्ड बाय फ्रीजिंग, मोस्ट बैक्टीरिया स्पोर्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड गेट रिवाइटलाइज्ड व्हेन द फूड इज थाउड। तो जैसे ही फूड को बाहर निकाल लेंगे तो ये दोबारा इनका चांस हो जाता है खराब होने का। तो फ्रीजिंग करने से हम उनकी जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है उसको स्लो कर सकते हैं और फूड की जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।